હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો વિડીયો ઝાંખો દેખાતો હોય તો સેટિંગમાં જઈને ક્વોલિટીમાં જઈને હાયર પિક્ચર ક્વોલિટી અથવા 720 પિક્સલ ઉપર ક્લિક કરી નાખવાનું, એટલે તમારો વિડીયો એકદમ ક્લીન દેખાશે. હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેલકમ ટુ યુટ્યુબ ચેનલ ડી સોલ્યુશન. આજે આપણે વાત કરવાની છે ધોરણ 8ની હિન્દીની આઈડિયલ સ્વાધ્યાય પોથી, બરાબર. સત્ર 2ની છે. એમાં પાઠનું નામ છે કચ્છ કી શેર, યાત્રાવૃત્ત છે, જેના લેખક છે હરેશ ધોળકિયા. બરાબર. આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો, અને કોઈ વિદ્યાર્થીને જરૂર હોય તો એને પણ આપણો વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને આપણે કોઈને મદદરૂપ થઈએ. બરાબર. આ પાઠમાં બધું શું છે કે કોઈને પહેલાં પ્રશ્ન જવાબ હોય કે કોઈને વિકલ્પ હોય તો આડું અવળું છે, પણ ટૂંકમાં બધું આપણા પાઠમાંથી આવી જશે. બરાબર. કઈ વસ્તુ બાકી નહીં રહે. બરાબર છે. એટલે કોઈ એવા ચિંતા ન કરતા કે સાહેબ એનામાં પહેલાં વિકલ્પ આવ્યા. બરાબર છે. બધું આપણા પાઠની અંદર આવી જશે. આઈડિયલની બધી સ્વાધ્યાય પોથી આપણે આની અંદર આવી જશે. ચાલો તો હવે પાઠની શરૂઆત કરીએ. પહેલાં છે વિકલ્પો. એમાં પહેલું છે કચ્છ કી શેર પાઠ કે લેખક કોણ હે? તો જવાબ આવશે એ, હરેશ ધોળકિયા. પછી બીજું, कच्छ का रेगिस्तान अनूठा है क्योंकि? तो जवाब आवશે बी, रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता. પછી ત્રીજું, कच्छ का प्रवेश द्वार किसे कह सकते हैं? तो जवाब आवશે बी, सामखियाली. પછી ચોથું, गांधीधाम में पाकिस्तान से कौन सी प्रजा आकर स्थायी हुई है? तो जवाब आवશે डी, सिंधी. પછી પાંચમું, कच्छ में 72 जिनालय कहाँ है? तो जवाब आवશે डी, मांडवी. પછી छोटू, कच्छ के रेगिस्तान की झांकी? तो जवाब आवશે सी, लखपत के आगे मध्य कच्छ से होती है. પછી આગળ સાતમું, खाली जगह के पर्व पर लोग पदयात्रा करते हुए माता का मठ आते हैं? तो जवाब आवશે सी, नवरात्रि. પછી આગળ સાતમું, गुजरात में भूचाल कब आया था? तो जवाब आवશે बी, सन 2001. પછી નવમું, काला डूंगर पहाड़ से रेगिस्तान की झांकी करना? तो जवाब आवશે सी, एक अनूठा अनुभव है. પછી બીજો પ્રશ્ન છે, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. પહેલું છે કે ગુજરાત का एक विशेष जिला कच्छ है? तो जवाब आवશે कच्छ. પછી બીજું, मोहनजोदड़ो 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है? तो जवाब आवશે 5000. પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, भचाऊ नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है? तो जवाब आवશે भचाऊ. પછી ચોથું, भद्रेश्वर को जैन यात्रा धाम 2500 वर्ष पुराना है? तो जवाब आवશે 2500. પછી પાંચમું, માંડવી अति सुंदर बंदरगाह है? तो जवाब आवશે માંડવી. પછી छठू, कच्छ के नलिया शहर में तहसील केंद्र और वायुसेना का मुख्य अड्डा है? तो जवाब आवશે नलिया. પછી सातमું, कच्छ में खनिज संपत्ति और विद्युत निर्माण का केंद्र पांद्रो है? तो जवाब आवશે पांद्रो. પછી आठमું, भुज कच्छ का मुख्य केंद्र है? तो जवाब आवશે भुज. પછી આગળ ત્રીજો પ્રશ્ન, निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्यों में उत्तर लिखिए. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण कच्छ को क्या कह सकते हैं? तो कि अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण कच्छ को म्यूजियम भी कह सकते हैं. પછી બીજું, कच्छ की यात्रा कहाँ से आरंभ होती है? तो कि कच्छ की यात्रा सामखियाली से प्रारंभ होती है. પછી ત્રીજું, रापर से धोलावीरा पहुँचते किसका स्मरण हो जाता है? तो कि रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है. પછી ચોથું, औद्योगिक कारखानों का शहर किसे कहते हैं? तो कि गांधीधाम को औद्योगिक कारखानों का शहर कहते हैं. પછી આગળ પાંચમો પ્રશ્ન, कंडला से दक्षिण की ओर कौन सा प्रसिद्ध जैन यात्रा धाम है? तो कि कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है. પછી આગળ छठो प्रश्न, मुंद्रा तहसील का मुख्यालय कहाँ है? तो कि मुंद्रा तहसील का मुख्यालय मुंद्रा है. પછી સાતમું, मांडवी अधिक दार्शनीय क्यों बना है? तो कि मांडवी शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है. પછી आठमુं, कच्छ में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल कहाँ है? तो कि कच्छ के बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है. પછી नवमું, जैनों का प्राधान्य कहाँ नजर आता है? तो कि जैनों का प्राधान्य मांडवी से आगे डुमरा, कोठीरा, सुधरी और जखो गांव में नजर आता है. પછી 10मो प्रश्न, नारायण सरोवर किस काल का माना जाता है? तो कि नारायण सरोवर रामायण काल का माना जाता है. પછી 11मो, नारायण सरोवर में किसका आकर्षण अधिक है? तो कि नारायण सरोवर में सूर्योदय और सूर्यास्त का आकर्षण अधिक है. પછી 12मो, लखपत किस लिए प्रसिद्ध है?
तो कि लखपत अति प्राचीन स्थल है, यह गुरु नानक की चरण रज से पावन भूमि है, इस पर गुरुद्वारा है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। પછી 13मो प्रश्न, भुज के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो कि भुज के दर्शनीय स्थल आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, पुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि है। પછી 14मो प्रश्न, रणोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो कि रणोत्सव का आयोजन सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा किया जाता है। પછી 15मो प्रश्न, भुज में कौन सी संस्था कार्यरत है? तो कि भुज में प्रजा की हस्तकला के परिचय के लिए सृजन संस्था कार्यरत है। પછી 16मो प्रश्न, किसकी स्मृति में बना मंदिर एक ऐतिहासिक स्थान है? तो कि जेसल तोरल की स्मृति में बना मंदिर एक ऐतिहासिक स्थान है। પછી 17मो, कच्छ की यात्रा कहाँ पूर्ण होती है? तो कि सूरजबारी नामक स्थान पर कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। પછી આગળ 18मो प्रश्न, कच्छ देखने के विषय में क्या कहा जाता है? तो कि कच्छ देखने के विषय में कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। પછી આગળ 14मो चौथो प्रश्न, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य લખીએ। એમાં પહેલું છે મરુભૂમિ એટલે કે રેગિસ્તાન, એટલે કે રણ વિશે આપણે લખવાનું છે। तो कि रेगिस्तान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है। मरुभूमि में बरसात बहुत कम या न के बराबर होती है, यहाँ पानी की कमी होती है, पानी के लिए भटकना पड़ता है, यहाँ केवल वही पौधे हो सकते हैं जिनमें पानी संचय करने की अद्भुत क्षमता हो। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, रेतीले प्रदेश में लोग ऊँट पर प्रवास करते हैं। પછી બીજો પ્રશ્ન, कच्छ के 3 बड़े शहर। तो कि मांडवी, भुज और मुंद्रा कच्छ के 3 बड़े शहर है। मांडवी में अति सुंदर बंदरगाह है, यहाँ राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है, यहाँ आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में तहसील मुख्यालय भी है, यहाँ अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। પછી ત્રીજો પ્રશ્ન, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। तो कि कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर है। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है, यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हो गया था, उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। यहाँ का नारायण सरोवर रामायण काल का माना जाता है। हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। પછી ચોથો, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो कि सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहेंजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है, किसी समय यह एक समृद्ध नगर था, यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। પછી આગળ 5મો પ્રશ્ન, સમાનાર્થી શબ્દ लिखिए। એમાં પહેલું છે અનૂઠા એટલે કે અનોખા, રેગિસ્તાન એટલે કે મરુભૂમિ, ત્રીજું છે વિશિષ્ટ એટલે કે વિશેષ, પછી છે ચોથું આરંભ એટલે કે શરૂ, પછી આગળ 5મું છે સ્મરણ એટલે કે યાદ, પછી છઠ્ઠું છે પ્રાચીન એટલે કે પુરાતન પુરાણ, પછી જીર્ણોદ્ધાર એટલે કે પુનઃનિર્માણ, પછી 8મું છે મજાર એટલે કે દરગાહ। પછી આગળ આવે છે છઠ્ઠો પ્રશ્ન, વિલોમ શબ્દ લખીએ। વિલોમ શબ્દ એટલે કે વિરોધાર્થી શબ્દ, એમાં છે આરંભનું અંત, પછી ઉત્તરનું વિલોમ દક્ષિણ, પછી સ્મરણનું વિસ્મરણ, ગામનું શહેર, પછી વિકસિતનું અવિકસિત, પછી આનંદનું શોક। પછી આગળ આવે છે 7મો પ્રશ્ન, નીચે दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बराबर, હવે આ તમને શબ્દ બધા આપ્યા હશે અને તમારે વાક્યની અંદર પ્રયોગ કરવાનું છે। પેલું છે દયાવાન, तो એનું વાક્ય પ્રયોગ આ રીતે થશે કે પ્રજા को दयावान राजा हमेशा प्रिय होता है। પછી આગળ છે બીજું મૂલ્યવાન, તો કે સમુદ્ર की सतह से मूल्यवान मोती प्राप्त होते हैं। પછી ત્રીજું છે કૃપાલુ એટલે કે आप बड़े ही कृपालु व्यक्तित्व के धनी है। પછી આગળ ચોથું થોડા સા એટલે કે मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। પછી પાંચમું છે अच्छा, તો કે देवेंद्र अच्छा बालक था। પછી છઠ્ઠું છે સુંદર, તો કે मसूरी सुंदर पर्वतीय स्थल है।
પછી 7મું છે પ્રિય, એટલે કે ગુલાબ સભી કા પ્રિય ફૂલ હે। પછી 8મો પ્રશ્ન છે દિए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીંયા આપ્યું છે તમને શબ્દકોશને, એટલે કે કકાવારીના ક્રમમાં તમારે જે આવતો હોય ક ખ ગ એ વારાફરતી એવી રીતના તમારે લખવાનું છે। તો પહેલાં આવશે પહેલાં સ્વર આવી જાય બધાય, આપણે ગુજરાતીમાં લખતા હતા ને એવી રીતના શબ્દકોશમાં। અભિવાદન, પછી અભ્યાસ, પછી પ્રગતિ, પછી વિનયન, પછી સંધ્યા। પછી બીજું આપેલું છે એને તમારે ક્રમમાં લખવાના, તો કે પહેલાં આવશે ચિરાગ, પછી મહકના, પછી શાયર, પછી સંગ્રામ ને પછી હમદર્દ। પછી આગળ 9મો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત प्रशासकीय शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रशासकीय शब्द એટલે કે જે આપણે બધા સાહેબો બધા આવે ને નોકરીમાં, જે ગવર્મેન્ટમાં કામ કરતા હોય ત્યાં આ બધા શબ્દો વપરાતા હોય, સચિવાલયમાં ને આ બધે, બરાબર। એમાં પેલું છે અધિક્ષક, તો કે મેરે પિતાજી થાના અધિક્ષક કે પદ પર કાર્યરત હે। પછી બીજું છે वरिष्ठ, એટલે કે મોટી ઉંમરના, તો કે बैंक के वरिष्ठ अधिकारी ने पैसे जमा करने में मेरी मदद की। પછી ત્રીજું प्रभाग, એટલે કે विभाग, यहाँ पशु कल्याण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का प्रभाग है। પછી ચોથું છે સचिव, એટલે કે मंत्री के सचिव ने सभी से शांत रहने की अपील की। પછી પાંચમું છે कनिष्ठ, એટલે કે वरिष्ठ अधिकारी ने कनिष्ठ अधिकारी मार्गदर्शन किया। પછી આગળ આવે છે 10મો લેખન કાર્ય, એમાં પેલું છે दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। બરાબર, આ ફકરો આપ્યો છે તમારે હિન્દીમાં લખવાનો છે। એમાં છે કે હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સુરત દાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે, તો એનું શું થશે હિન્દી, તો કે હિરણ નદી કે પશ્ચિમી ઓર सूरज વિદા લે રહે હે। પછી આગળ સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે, તો કે संध्या के समय पक्षियों के समूह अपने घोंसलों की ओर उड़ रहे हैं। પછી આગળ ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે, તો કે સભી भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की ओर लौट रहा है। ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ, તો કે તभी रिमझिम वर्षा की शुरुआत हुई। સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા, તો શું કહે છે કે સભી असह्य गर्मी की पीड़ा में से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। मात्र मानव ज नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु पण शांता अनुभववा लाग्या, तो कि केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। आ थई गयो तमारो हिंदी में अनुवाद। पछी आगळ आवे छे बीजो प्रश्न, आपके द्वारा की गई ऐतिहासिक स्थल की मुलाकात के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। એટલે ऐतिहासिक स्थल એટલે કેવું પુરાનું રજવાડાના ટાઈમનું જે કોઈ તમે એવી ઐતિહાસિક સ્થળની મુલાકાત લીધી હોય કે જેની હારે કોઈ કહાની જોડાયેલી હોય, તો એવી તમે લખી શકો છો। અહીંયા જરૂર નથી કે અહીંયા લખી જ લખવી, તમે કોઈ રિયલમાં મુલાકાત લીધી હોય તો એની પણ તમે લખી શકો છો। તો કે मैंने पिछले सप्ताह रानी की वाव की मुलाकात ली थी। यह बहुत ही सुंदर स्थल है। रानी की वाव एक जटिलतापूर्वक बनाई गई बावड़ी है जो भारत में गुजरात के पाटन में स्थित है। यह बावड़ी सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण सोलंकी साम्राज्य के संस्थापक मूलराज के बेटे भीमदेव प्रथम की याद में उनकी विधवा पत्नी उदयमती ने करवाया था, जिसे बाद में करणदेव प्रथम ने पूरा किया था। 22 जून 2014 से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया था। यह बावड़ी भूमिगत पानी के स्रोतों से थोड़ी अलग है। इसके भीतर एक मंदिर और सीढ़ियों की 7 कतारें भी है, जिसमें 500 से भी ज्यादा मूर्ति कलाओं का प्रदर्शन किया गया है। પછી આગળ આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન, एक गांव था, उस गांव में गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम। इस अपूर्ण कहानी को पूरी कीजिए। હવે આ વાર્તાને તમારે પૂરી કરવાની છે, તમે તમારી રીતે પણ પૂરી કરી શકો છો, જરૂર નથી કે આમાં આપી જ રીતે, બરાબર। तो कि एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम श्यामू था। रामू को खेलकूद का शौक था। बड़ा होकर वह सेना में भर्ती हो गया। छोटे बेटे को खेती बाड़ी का शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और किसान बन गया। भारत चीन के बीच एक बार युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने वीर चक्र से उसे
सम्मानित किया और सेना में उसे ऊंचा पद दे दिया गया। किसान अब बहुत खुश है। उसके बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिखाया है। जय जवान એટલે કે એક ભાઈ સેનામાં ને બીજો કિસાન એટલે કે ખેતીવાડીમાં, તો આમ બંને આ વાક્યને સાર્થક કરીને બતાવ્યું। જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બરાબર। કોઈને જરૂર હોય તો એને પણ આપણો વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને આપણે બીજાને પણ મદદરૂપ થઈ શકીએ। ચાલો પછી આગળ। ચોથો પ્રશ્ન છે, मेरी यादगार यात्रा विषय पर निबंध लिखिए। એટલે યાદગાર યાત્રા કે યાદગાર પ્રવાસ હોય તો એવો તમે કોઈ કર્યો હોય પ્રવાસ, તો એને વિશે પણ તમે પણ લખી શકો છો। यात्रा एक सुखद अनुभव होता है। कुछ यात्रा बहुत यादगार होती है। गर्मी की छुट्टियों में लोग घूमने जाते हैं और इस मौसम में पर्वतों की यात्रा सबसे सुखद होती है। हमारी पहली पर्वतीय यात्रा पिछले वर्ष गर्मी की छुट्टियों में हुई, जब पिताजी के मित्र नैनीताल में अपने निवास पे एक समारोह रखा और पिताजी को आमंत्रित करने के साथ साथ आने का आग्रह भी किया। पिताजी ने जाने के लिए और साथ साथ नैनीताल घूमने के लिए 5 दिन की योजना बनाई। हमने 15 मई को नैनीताल के लिए रेल पकड़ी और अगले दिन सुबह 10 बजे तक वहां पहुंच गए। स्टेशन पे पिताजी के मित्र हमें लेने आए हुए थे। उन्होंने पिताजी की योजना की सराहना करते हुए उन्हें आने के लिए धन्यवाद कहा और हमें नैनीताल घुमाने की जिम्मेदारी अपने ड्राइवर को सौंप दी। नैनीताल के रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े थे और रास्ते के दोनों ओर घाटियों का मनमोहक दृश्य था। कहीं ये घाटियाँ अत्यंत सुंदर थी और कहीं इनकी गहराई डरा देती थी। पर्वतों पर पेड़ों की सुंदरता देखते ही बनती थी। गर्मी के मौसम में भी शीतल हवाएं मन को अत्यंत आनंद दे रही थी। नगर की सड़कें स्वच्छ थी और घर भी साफ सुथरे थे। नैनीताल का नाम एक तालाब के कारण पड़ा जो वहां पर है, जिसका नाम भी नैनीताल है। इसी तालाब के किनारे एक नैना देवी का मंदिर है। मंदिर के पास अत्यंत खूबसूरत पर्वत है जो सबका मन मोह लेता है। उसके अलावा भी नैनीताल में कई स्थल है जो बेहद मनमोहक है। 3 दिन हम बहुत घूमे। उसके बाद पिताजी के मित्र के यहाँ समारोह में सम्मिलित होकर हमने अगले दिन घर के लिए रेल पकड़ी। नैनीताल की यह यात्रा मेरे लिए बहुत सुखद और यादगार रही है। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया और वहाँ के दृश्यों को मैंने कैमरे में कैद कर लिया। अवसर मिलने पर मैं एक बार फिर से ऐसी सुखद यात्रा पे वहाँ अवश्य जाना चाहूँगा। ચાલો તો આપણો અહીંયા પૂરો થાય છે। વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટમાં જણાવજો, અને નવા વિડીયોમાં વળી પાછા આપણે મળશું। ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન।